अंजना जी, जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत मजेदार बात है। उन्हें लगता है कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान देने से हमें वोट मिल जाएगा। यानी वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो खुद अपने आधार, अपने पूर्वजों और उसकी परंपरा से किस सीमा तक कट गए। अब बताइए, एमएस स्वामीनाथन का तो जो योगदान है भारत के विकास में और एग्रीकल्चर की फील्ड में जाकर, उसमें तो कोई मुझे नहीं लगता पार्टी पॉलिटिक्स की बात है। चौधरी साहब पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेस के थे, और खैर वो बात छोड़िए कि उनके साथ बाद में क्या हुआ, किस ढंग से वो प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने धोखा दिया, वो अलग बात थी। मगर किसानों को लेकर स्वतंत्र भारत में राजनेताओं में, मतलब देखिए वो शेतकारी किसान संगठन वाले शरद जोशी जी, वो विषय अलग, मगर किसानों के विषय को लेकर यदि कोई नेता सबसे पहले स्थापित हुआ है 60 के दशक में, तो वो चौधरी साहब। पीवी नरसिम्हा राव जी के विषय में मैं अंजना जी अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं। 2002 में वॉशिंगटन में हयात होटल में मेरी नरसिम्हा राव जी से मुलाकात हुई। वो इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप काउंसिल के प्रोग्राम में गए हुए थे। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनसे मिलना। 2002 अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने उनसे ये बात बोली कि डिस्पाइट बीइंग ए बीजेपी मैन, आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ यू। आगे की बात मैं अंग्रेजी में बोली थी, हिंदी में बोल देता हूं दर्शकों के लिए। मैंने कहा, जब आपने सत्ता संभाली, ये देश अपने स्वतंत्रता के बाद के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में था। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हो चुका था, सोना गिरवी रखा जा चुका था। इसके बाद आप आइए, दूसरी समस्या क्या थी? पंजाब का आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ था, कश्मीर में आतंकवाद शुरू हो गया था, एलटीटी ने राजीव गांधी जी की जान ली थी, पूर्वोत्तर में शुरू हो गया था। मंडल के कारण जातिगत वैमनस्य चरम पे था, अयोध्या में गोलियां चलने के कारण एक धार्मिक वातावरण चरम पे था, और इन सब के बीच में अल्पमत की सरकार। मैंने कहा कि आपने जिस कुशलता से इन सारी चीजों को निकाला है, उससे मुझे लगता है कि वो बहुत प्रेजवर्दी है। और मैंने ये भी बोला, मैंने कहा बताइए, आपने अटल जी को भेज दिया था जेनेवा में अपनी सरकार का नेतृत्व करने के लिए, और अटल जी ने जाके पूरा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। तो मैंने उनसे ये कहा कि शायद अटल जी भी आपसे सलाह लेते हैं। तो जानते क्या बोले? कहते अटल जी तो मुझसे बहुत ताकतवर नेता है। मैंने कहा जी, हमारे तो 182 सांसद हैं, आपके तो 232 थे, तो आपकी सरकार ज्यादा शक्तिशाली थी। तो आगे सुनिए जो नरसिम्हा राव जी ने बोला वो कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, भाई सांसदों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, अटल जी को तो पूरा देश नेता मानता है, मुझे तो मेरी पार्टी में लोग नेता मानने को तैयार नहीं थे, मेरे तो कुछ तमाम सांसद मुझे नेता मानने को तैयार नहीं थे, मैंने तो कैसे राम भरोसे चलाया। और मैं अंजना जी एक और बात बताऊं, पाकिस्तानी पत्रकार से वो फ्लुएंट उर्दू में बोल रहे थे, एक ईरानी पत्रकार से उन्होंने पर्शियन में जवाब दिया, इंग्लिश तो अच्छी बोल ही रहे थे, मुझसे ऐसी हिंदी बोल रहे थे जैसे कि हिंदी भाषी क्षेत्र के हो। यह दर्शाता है कि उन्होंने किस चुनौतीपूर्ण वातावरण में से क्या निकाला। मगर अफसोस क्या बताएं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिन्होंने भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, और नरसिम्हा राव ने जिन्होंने आज भारत को इस आर्थिक मुकाम की तरफ पहुंचाया, परंतु उन्हें जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था, हमने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के दिया है। हम इस बात को भूल गए कि हमारी 4 सरकारें बर्खास्त हुई थी। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति नरेंद्र मोदी जी ने बनवाई। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके गृह मंत्री रहते हुए संघ पे प्रतिबंध लगा था। देश के लिए सोचने का सबका नजरिया अलग होता है। हम ये देख सकते हैं नीतियों में गलती हो सकती, पर नीयत सही थी कि नहीं। नरसिम्हा राव की नीयत थी भारत की अर्थव्यवस्था को खोलने की, और आज मैं कह सकता हूं जो भारत जिस मुकाम पर आकर खड़ा हुआ है उसमें नरसिम्हा राव का बड़ा योगदान है, और मनमोहन सिंह जी का भी एज फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छा योगदान है। और प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। परसों की कार्रवाई से कोई भी इस बात को चेक कर सकता है। अभय दुबे जी, क्या आपको भय नहीं लग रहा है सर्वे के इन आंकड़ों से? क्योंकि अगर ये नरेंद्र मोदी की सफलता का प्रतीक बन रहा है सर्वे, तो दूसरी तरफ आपकी विफलता का। आप एक विकल्प इस देश को देने में नाकाम रहे, हैट्रिक बना रहे हैं साहब वो, अगर यही सर्वे के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा है। देखिए परिणाम, और दूसरी तरफ नरसिम्हा राव की अनदेखी का आरोप लगातार लगता है कांग्रेस पार्टी पर, उस पर भी जवाब दीजिए। पीएम तक ने इस पर चर्चा की थी, दोनों पर। अंजना जी, परिणामों के पहले नाकामी मत थोप दीजिए हम पर। मैंने देखा तो नहीं, मैं सुन रहा था, एक एयरपोर्ट पर था, शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने गया था। आप बता रही थी कि 46% बिहार के लोग नीतीश बाबू को नापसंद कर रहे हैं, एनडीए को नापसंद कर रहे हैं, और आपने कहा कि 7% का अंतर है पसंदगी नापसंदगी में, 5-5% पर सरकार बदल जाती है।
खैर, जो भारत रत्न दिया है भारत की सरकार ने, मैं उसमें चौधरी चरण सिंह जी, स्वामीनाथन जी, नरसिम्हा राव जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सभी के प्रति मैं साधुवाद करता हूं। मगर सत्ता का भय जब सता रहा है, सत्ता का खतरा आने का मंडरा रहा है, तो इनको चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव जी और स्वामीनाथन जी को याद आ रहे हैं। मैं जयंत चौधरी जी का बताया कि दिल जीत लिया। रे दिल जीतने के लिए नहीं जयंत साहब, ये दल को जीतने का काम है। आप देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, नीतीश बाबू को तोड़ लिया। और जिस दिन जातिगत जनगणना के निष्कर्ष नीतीश बाबू घोषित कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी उस दिन कह रहे थे कि ये पाप है, उसकी पाप से तुलना करते थे। जो कर्पूरी ठाकुर का स्वप्न था कि जितनी आबादी उतना हक, उसके खिलाफ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देती है तो इससे साफ परिलक्षित होता है। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा जार जार रो रही होगी। उनके पोते को लहू लुहान कर दिया, हाथरस में मार मार के। उनके सारे जाट समुदाय के जितने उनकी पार्टी के लोग थे वो लहू लुहान कर दिए गए। किसानों की राह में कील और कांटे बिछा दिए गए। 700 किसानों ने शहादत दी। चौधरी चरण सिंह क्या इस बात से प्रसन्न होंगे? क्या स्वामीनाथन जी इस बात से खुश होंगे कि 14 के पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते थे कि स्वामीनाथन का C2+50 दूंगा, उसको एक्सप्लेन करते थे कि उसकी मेहनताना दूंगा, उसकी इनपुट कॉस्ट दूंगा, उसकी जमीन का किराया दूंगा। लेकिन आज स्वामीनाथन कमीशन की बात तो दूर, समर्थन मूल्य का कानून प्रधानमंत्री जी बनाने को तैयार नहीं। किस मुंह से आप महिमा, मैं तो हतप्रभ रह गया आज। कैसे जार जार फूल झड़ रहे थे सुधांशु जी के मुखारविंद से नरसिम्हा राव जी के लिए। अरे आग उगलते थे, मेरे साथ शो में थे। इन्होंने क्या आरोप लगाया? इन्होंने आरोप लगाया कि नरसिम्हा राव वही नरसिम्हा राव है जिन्होंने कहा था कि मस्जिद फिर से बनाएंगे। अरे कल तक जो आप आलोचना से बाज नहीं आते थे, आज महिमा मंडन कर रहे हैं। तब भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता थे। इनकी कथनी और करनी का अंतर देखिए। जिस पर आरोप लगाते थे रोज कि सरयू का पानी रक्त रंजित कर दिया, वो नपेंद्र मिश्रा जी को राम नाम की कमेटी में सर्वोच्च स्थान दे दिया। मुलायम सिंह जी पर आरोप लगाते थे, उन मुलायम सिंह जी को इन्होंने सर्वोच्च अवार्ड से नवाज दिया, पद्म विभूषण दे दिया। जिस पर आरोप लगाया इन्होंने, ये तो पहले कहावत थी चोरी और सीना जोरी, इन्होंने उस कहावत को बदल दिया। इन्होंने सीना जोरी से चोरी प्रारंभ कर दी। ये राजनीतिक दल चुराने लगे हैं, ईडी के माध्यम से सीना जोरी करते हैं। आप देखिए, शिवसेना को चुरा लिया, एनसीपी को चुरा लिया। जिस पर भ्रष्टाचार के सीना जोरी की, ईडी से आरोप लगाए, वो पार्टी तोड़ दी। अरे इतने डरे हुए क्यों हैं आप? एक अकेले राहुल गांधी से इतने भयाक्रांत हैं? अरे आप अगर इतना आत्मविश्वास है आप में, तो लड़ते ना चुनाव। दलों को तोड़कर फिर भी आने वाले नहीं हो, ये ध्यान रख लो। अगर राम लहर के नाम पर भी 18 सीटें कम बता रही हैं अंजना ओम कश्यप जी अपने चैनल पर, तो ये चुनाव आते आते परिस्थितियां बदल जाएगी। सुधांशु जी याद रखिएगा, हिंदुस्तान का मतदाता आंख बंद करके नहीं देखा हुआ है। आपने 6 से 7 वाला शो तो देख लिया था नीतीश कुमार पर, लेकिन 8 से 9 नहीं देखा, जब कांग्रेस पार्टी 52 से 71 पर ही पहुंच रही है। और क्या आप लोगों को चिंता करनी है, नहीं करनी है? छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, मत कीजिए सर चिंता। आप इंतजार कीजिए। अच्छा है, आपको मोदी हमारी चिंता देश कर रहा है, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है सर। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब दीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक उन्होंने आरोप लगाया, मुझे जाना है केसी त्यागी जी के पास। 2 लाइन। मैं स्पेसिफिक सिर्फ फैक्ट की बात करता हूं। आज डरा हुआ कौन है और कौन दुष्प्रचार कर रहा है? राहुल गांधी जी क्या एब्सर्ड बात बोलने लगते हैं कि 5 दशक तक वो ओबीसी नहीं थे। अभय जी क्या बकवास की बात करते हैं। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ, उससे पहले भारत सरकार की शब्दावली में ओबीसी वर्ड ही नहीं था, सिर्फ राज्यों में था 1960 और 70 के दशक में। और फिर वो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट का जजमेंट आया 93 में जजमेंट वो इंप्लीमेंट हुआ। तो भारत सरकार में ओबीसी की लिस्ट ही 94 में बनी। ओ भाई साहब 5 दशक से नहीं थे, फलाना ढिमाका। देखिए झूठ की इंतहा हो गई है। आप लोगों के लिए ये डर दर्शाता है आपका कि किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार करके आप अपनी बात को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो चौधरी साहब के बारे में कह रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, उनको मुख्यमंत्री भी हम ही लोगों ने बनाया था, जनसंघ के सपोर्ट से वो बने थे पहली बार। प्रधानमंत्री भी जनसंघी सबसे बड़ा घटक था। हां, गिराने वालों में आप सबसे आगे थे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये इस बात पे हम आपकी पूरी बात से सहमत है कि चौधरी साहब को गिराने में आप लोग हमेशा आगे रहे, बढ़ाने में हम लोग आगे रहे। आपने उस दौर की राजनीति को केसी त्यागी जी देखा है, इसलिए सबसे
करीब से आप इस पर बोल पाएंगे। जो आरोप अभय दुबे जी बोल लगा रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिएगा। और कई लोग 5M से इसे जोड़ रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के जरिए मंडल को साधा गया है, LK आडवाणी के जरिए मंदिर को साधा गया है, स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन को देकर मिलेट्स पर PM का जोर है, तो मंडी क्योंकि किसानों की बात की वो चौधरी चरण सिंह की बात हो गई है, और मार्केट क्योंकि एक आर्थिक मंदी के दौर पर PV नरसिम्हा राव अच्छे PM साबित हुए, उन सबको साधने की कोशिश की है बीजेपी ने। अंजना जी, आज मैं बहस में ना तो कटु होना चाहता हूं और ना आज का जो मेरा आनंद है उसको मैं बहस का हिस्सा बनाना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह असली भारत के, रियल इंडिया के, आज़ादी के बाद के सबसे बड़े नेता थे। वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें प्रायोरिटीज की शिफ्टिंग को लेकर के, रूरल इकोनॉमी को लेकर के, वो सब गांधीवाद पर आधारित है, उन्होंने की। और एक हायरार्की उनको मैं आपको बताता हूँ, मेरे कमरे में तस्वीर लगी हुई है जिसमें गोविंद बल्लभ पंत देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और 3 उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, CB गुप्ता और चौधरी चरण सिंह। इतिहास गवाह है, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन गए 66 में, CB गुप्ता 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन चौधरी चरण सिंह का विभाग बदल करके और उनको पशुपालन मंत्री बना दिया। चूंकि उन्होंने, मैं जरा चाहूंगा इस तस्वीर को अपने कैमरा में दिखाएं, गोविंद बल्लभ पंत जी के चौधरी चरण सिंह और CB गुप्ता जी हैं और उधर लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ये 1947 का चित्र है जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद देश के गृह मंत्री। मैं कहना ये चाहता हूं अंजना जी, 1957 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का नागपुर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे और वो काफी प्रभावित थे रशियन मॉडल से। जब नागपुर सम्मेलन होता है तो कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव आता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए, जो सोवियत संघ में थी या और सोशलिस्ट मुल्कों में थी। तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के एक मंत्री होने के नाते उसका विरोध करते हैं और वो प्रस्ताव गिर जाता है और कांग्रेस पार्टी में चौधरी चरण सिंह का अवसान भी शुरू हो जाता है। एक दूसरा, पंत जी का रेवेन्यू मिनिस्टर होते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म किए, जो आपके बिहार में नहीं हो पाए। आपके बिहार में आज भी नक्सल प्रॉब्लम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक दिन भी नक्सल प्रॉब्लम नहीं हुई, चूंकि इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म वहीं हुए जी। नंबर 3, 1952 में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनती है तो 35% रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल प्लानिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ग्रामीण विकास के लिए अलॉट होता है। जो तीसरी योजना आते आते पंचवर्षीय सिर्फ 15% रह जाता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए सिर्फ 15% है। 1952 में वो 1962 में 35% हो जाता है। यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू की उदारता थी, उन्होंने 1962 में संसद में स्वीकार किया कि यहाँ प्रायोरिटीज के लिए जो मनी की शिफ्टिंग थी वो मेरी गलती थी जी। तो चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। और कितने बड़े थे, जिस दिन वो 1974 में अध्यक्ष बने हैं लोक दल के, बीजू पटनायक उपाध्यक्ष थे, पीलू मोदी जनरल सेक्रेटरी थे, राजनारायण कर्पूरी ठाकुर जी उनके निकटस्थ सहयोगी, चौधरी देवीलाल जी थे, चौधरी कुंभाराम जी थे। इतना बड़ा कद उनका था। उनके नेतृत्व में मुझे आपातकाल में जेल जाने का मौका मिला। मेरी बहुत कम उम्र थी अंजना जी, 77 में, जब उन्होंने जनता पार्टी के युवा संगठन का मुझको महामंत्री बनाया। और मैं आज इसलिए भी प्रसन्न हूँ कि जो राजनीति में आजादी के बाद बड़े बड़े परिवारों का, क्योंकि आपकी खुशी तो आज झलक रही है। आप आते हैं। नहीं सर, सवाल ये है कि कर्पूरी ठाकुर को लाए तो आप आ गए और जैसे चौधरी चरण सिंह के नाम का ऐलान किया तो जयंत चौधरी ट्वीट कर रहे हैं कि दिल जीत लिया। उस पे आइए ना सर। अंजना जी इसको राजनीति से जोड़ करके हमारी प्रसन्नताओं को और हमारे गौरव को कम मत कीजिए। कर्पूरी ठाकुर आजादी के बाद बिहार के नहीं, समूचे देश के वंचितों के, जिन पे धन नहीं है, जिनका तन कमजोर है, जिनका मन कमजोर है, उनके नेता थे।
और सामाजिक न्याय का वो अकेला नेता है जिसने इंप्लीमेंट करते हुए कटता नहीं थी। बिहार में 1990 में कटता के चलते समाज बटा था। कर्पूरी ठाकुर ने महिलाओं के 3%, अपर कास्ट के गरीबों के 3% और जो बैकवर्ड कास्ट का था उसके 2 हिस्से किए थे। श्री बाबू के बाद वहां के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कर्पूरी ठाकुर थे। हाँ। और एक चीज और, मुझे सौभाग्य है कि जब वो लोकदल के अध्यक्ष थे, मैं उनके युवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, और इन दोनों को वोट लेने के लिए किसी ने किया है। हाँ। वो वोट की राजनीति से दोनों ऊपर हैं। ठीक है, वोट की कर्पूरी राजनीति ठाकुर से ने, वाकई आप वहां की रहने वाली हैं, जी 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 जी, आप वहां की रहने वाली हैं। गरीब गुरबा लोगों को मैं 24 तारीख को था रैली में, जिसमें इतना गरीब आदमी आया था, एक के जिस्म पे गर्म कपड़ा नहीं था और एक के जिस्म पर गर्म स्वेटर नहीं था। वो करोड़ करोड़ लोगों के मसीहा थे। ये अगर मोदी जी ने ये काम वोट के लिए भी किया है तो कांग्रेस पार्टी को किसने रोका था डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने में? मैं उस लोकसभा में था जब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति सड़क पे लगी हुई थी जिसपे बीट करते थे कबूतर। हम उसको लेकर के अंदर आए थे और डॉक्टर अंबेडकर को हमने भारत रत्न दिया था। लेकिन आज ये बहस का भी नहीं है। अभय जी, मैं आपके साथ भी तर्क नहीं करना चाहता। ये आज का अच्छा दिन है और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को अगर मैंने श्रद्धांजलि नहीं दी तो मेरा वाक्य अधूरा रह जाएगा। हाँ। 1947 में हमारी निगाहें बंदरगाह पे रहती थी। चावल नहीं था, गेहूं नहीं था, चीनी नहीं थी, दाल नहीं थी, विदेशों से आयातित था तो खाते थे। बंदरगाह पे जहाज अगर लेट हो गया तो हमें तकलीफ हो जाती थी। आज 90 करोड़ लोग खाना भी खा रहे हैं और मैं चेयरमैन रह चुका हूं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का। अगर सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, 2 साल तक के खाने का इंतजाम है। नंबर 3, आज हम चावल, आज हम गेहूं और चीनी के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और निर्यात भी कर रहे हैं विदेश में। ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मेरा हाथ जोड़ करके आज श्रद्धांजलि है और मैं गदगद हूं। मैं अजीत सिंह जी का पिता नहीं मानता, वो हिंदुस्तान का जो असली भारत है उन सब के पिता थे, उद्धारक थे। ठीक है। और इसको अगर आप वोट से जोड़ करके उनकी कद काठी को और उनकी प्रतिभाओं को कम करना चाहते हैं तो अभय जी ये काम किसी और दिन कीजिएगा। मेरी आपके लिए भी कोई कटता नहीं है आज के दिन, क्योंकि हमारी मेहनत और हमारे सपने आज साकार हुए हैं। मामूली घरों से पैदा हुए किसानों के बेटे और बेटी आज राजनीति में हैं, बट फॉर चौधरी चरण सिंह अलोन। ठीक है, एक जमाना था बड़े बड़े जमींदारों के, बड़े बड़े किसानों के आज आपकी खुशी तो दिख रही है क्योंकि आप अनंत इस पर बोल रहे हैं। लेकिन एक सेकंड प्लीज अभय जी रुक जाइए, दोनों मुझे आशुतोष जी और शशि शेखर जी, क्या आप भी उन भावनाओं का सम्मान करना चाहेंगे जो केसी त्यागी जी व्यक्त कर रहे हैं, या आपको मिस्टर दुबे की बातों में भी दम लग रहा है? और पर्सनल एक्सपीरियंस से सुधांशु जी बता रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव भी ये खुद कहने लगे थे कि मेरी पार्टी ही मुझे नेता नहीं मानती, और बीजेपी का उनको इतना बड़ा सम्मान देना क्या एक मास्टर स्ट्रोक है?